गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम हमारे हिंदी व्याकरण में भाषा, भाषा के भेद, उपभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, लिपि और बोली हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारा व्याकरण और इसके अंग, कि व्याकरण किसे कहते हैं और इसके कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं बच्चों? पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते, बोलते एवं समझते हैं। यानी कि व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखते हैं। यानी कि कोई भी भाषा हो उसको सही रूप में पढ़ने के लिए कोई ना कोई नियम होता है और इन्हीं नियमों को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे देखिए, वाक्य हम लिखते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ती है। तो यह वाक्य हमने लिख दिया है। तो आप एकदम से देखते ही समझ जाओगे कि यह वाक्य हमारा गलत है। क्यों गलत है बच्चों? कहाँ पर गलती की है? क्या आना चाहिए सही वाक्य है कि मोहन पुस्तक पढ़ती है की जगह क्या आना चाहिए? पढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो मोहन है, जो करता है वाक्य का, वह क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन जो क्रिया लगाई थी हमने वह किसकी लगा दी? स्त्रीलिंग की लगा दी। ठीक है, तो क्रिया भी किसकी आनी चाहिए? पुल्लिंग की आनी चाहिए ना, क्योंकि मोहन क्या है? पुल्लिंग है। अगर कहें कि बच्चा मैदान में खेलते हैं, बच्चा मैदान में खेलते हैं, तो यह वाक्य भी क्या है हमारा? गलत है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है यह क्या है? एक वचन है। और जो क्रिया लगाई हमने वह किसकी लगा दी? बहुवचन की लगा दी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बच्चा मैदान में खेलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो वाक्य हमारा गलत है, सही है, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं जो ये सही है या गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है? कौन ज्ञान करवाता है इनका? हमें व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के नियम हैं जो हमें किसी भी भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान करवाते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। आगे करते हैं हम व्याकरण के अंग। तो बेटा, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो जो आपकी हिंदी व्याकरण की बुक है उसमें व्याकरण के कितने अंग दिए गए हैं? 3 दिए गए हैं सिर्फ। ठीक है, कितने अंग दिए हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो जो ये पद है और शब्द है ये होते एक ही हैं। ठीक है, लेकिन इनमें क्या अंतर हो जाता है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए, अब हम इनकी परिभाषा करते हैं थोड़ी सी। तो वर्ण, वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण में क्या क्या पढ़ा जाता है? वर्ण, इसके वर्ण का अर्थ, भेद, संख्या, उच्चारण, ठीक है, कि किस वर्ण का उच्चारण हमारे मुख के किस भाग से होता है, इन सब के बारे में वर्ण में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। आगे है हमारा शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि जब अनेक वर्ण मिलकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर जब कोई एक शब्द बनाते हैं और उस शब्द का क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है, तो शब्द क्या होता है? वर्णों का एक समूह होता है। ठीक है, एक ग्रुप होता है वर्णों का, और उस ग्रुप का क्या होता है? कोई ना कोई अर्थ निकलता है, सार्थक होता है बेटा। जो इसका कोई अर्थ निकलता हो उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द में क्या क्या पढ़ा जाता है व्याकरण में? इसमें किसके शब्द के बारे में क्या क्या पढ़ा जाता है? शब्द का मतलब जो परिभाषा होती है वह करते हैं, शब्द के भेद करते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है, किस भाषा से कौन सा शब्द आया है, शब्दों में परिवर्तन कैसे करते हैं, और इनके प्रयोग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे आता है हमारा पद। तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द पद कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह शब्द पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ शब्द दिए गए हैं, राम, आम, खाता। तो ये सभी क्या है?
शब्द है। अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग कर दें कि राम आम खाता है, तो यह क्या बन जाएगा? पद बन जाएंगे ये। जैसे राम आम खाता है, तो वहाँ पर तो क्या था? राम आम खाता, ये सारे क्या थे? ये सभी शब्द थे। लेकिन अब जब इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया गया, जैसे ये राम है, इसको अब वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है, तो राम क्या बन गया? एक पद बन गया है। ठीक है, पद मतलब इसको एक पदवी मिल गई है यहाँ पर। तो राम क्या है? एक संज्ञा भी है। ठीक है, संज्ञा है ना। कौन सी संज्ञा है यहाँ पर? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक कौन सी होती है? जिसमें स्पेशल किसी भी वस्तु व्यक्ति का नाम दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो राम स्पेशली नाम दिया गया है, तो राम क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और क्या है? वाक्य में क्या है? राम राम आम खाता है, तो खाने की क्रिया कर रहा है ना राम, तो राम और क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। इसका हम और क्या देख सकते हैं? लिंग देख सकते हैं, भी कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो राम क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा भी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कर्ता है और पुल्लिंग है। तो इसको राम को ये इतनी सारी पदवियाँ मिल गई हैं, तो यहाँ पर क्या है? ये राम पद है। और भी देखते हैं, जैसे हम लड़का स्कूल। ठीक है, अगर ये दो शब्द हैं, इन अब क्या है? ये शब्द हैं, लेकिन अगर हम इनको वाक्य में प्रयोग कर दें, जैसे लड़का स्कूल जाता है, तो यहाँ पर लड़का अब क्या हो गया? एक पद बन गया। पहले क्या था? कि जब अलग अलग इनको लिखा गया था, ये शब्द थे, लेकिन जब इनको वाक्य में प्रयोग कर दिया गया व्याकरण के नियमों के अनुसार, तो क्या बन गया? लड़का एक पद बन गया। और देखो, लड़का क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हो गई यहाँ पर? लड़का जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, क्योंकि ये लड़का जो है, यह जो लड़का जाति है उसका ज्ञान करवा रहा है, यानी कि लड़कों की जो पूरी जाति है उसके बारे में बता रहा है। तो लड़का कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? लड़का। तो काम करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। अब हम इसका लिंग देखें तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है। अगर हम वचन देखें तो लड़का एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है ना, तो क्या हो गया? ये एक वचन। तो इसको क्या कहेंगे? हम इसको, लड़के को अब पद कहेंगे। तो इस प्रकार जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। और पद के कितने भेद होते हैं? पद के बेटा 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो इनके जो भेद होते हैं, इनके बारे में हम आगे जब पद का टॉपिक करेंगे ना, तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे है हमारा वाक्य। तो शब्दों का क्रमबद्ध सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों का एक समूह होता है, और उस समूह में क्या आते हैं? जो शब्द होते हैं वो क्रम में दिए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर संज्ञा, क्रिया, कर्म जहाँ पर आने चाहिए ना, तो उनको क्रम के अनुसार दिया जाता है, और उसका कोई ना कोई वाक्य का अर्थ निकलता है। वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे यहीं पर देखते हैं, लड़का स्कूल जाता है, तो यह एक पूरा क्या था? एक वाक्य था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है ना, कि भाई लड़का स्कूल जा रहा है। ठीक है, स्कूल जाने का काम लड़के के द्वारा किया जा रहा है। और जो इसमें शब्द आए हैं, जैसे लड़का, स्कूल जाता, ठीक है, ये सारे मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं, और इसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और जो ये शब्द हैं ये सारे क्रम में दिए गए हैं। अगर यहाँ पर हम कर देते, जैसे लड़का है जाता स्कूल, तो देखो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सारे शब्द हैं ये क्रम में दिए गए हैं और इनका अर्थ निकल रहा है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको जो ये व्याकरण और इसके अंग थे यह समझ में आए होंगे। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते, बोलते एवं समझते हैं। और इसके कितने अंग होते हैं? अंग कह लो या भाग कह लो, 4 होते हैं। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण कौन क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द होता है बेटा वर्णों का समूह, और जो वाक्य होता है यह किसका समूह होता है? शब्दों का समूह होता है। पद क्या होता है? जब शब्दों को वाक्य में
प्रयोग कर दिया जाता है तो वह शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। और इनके जो भेद होते हैं, जैसे वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं ना, स्वर और व्यंजन। जो शब्द है इसके भी 4 आधारों में शब्दों को बांटा गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आगे जैसे पद है, इसके मैंने आपको 5 भेद बताए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ऐसे ही जो वाक्य हैं इसको भी अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से बेटा जब ये टॉपिक करेंगे तब करेंगे। तो आई होप आपको ये जो व्याकरण और इसके अंक है यह समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।